जी नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जी चैनल में आप सबों को स्वागत है। केमिस्ट्री में ये चैप्टर चल रहा हूँ और ये मेरा केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। यानी केमिस्ट्री में शुरू से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो जो पदार्थ के वर्गीकरण में चल रहे थे, उनमें से मैंने पदार्थ के वर्गीकरण में दो भागों में बांटा था। एक भौतिकी पदार्थ का वर्गीकरण, दूसरा पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिकी जो ठोस, द्रव और गैस भौतिक अवस्था में पदार्थ को बांटा गया है, इसकी मैंने चर्चा किया था। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इसके पहले वाले वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, जिससे आपकी केमिस्ट्री छूटे नहीं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग को किसी भी एग्जाम के लिए इस चैनल पर मैं फुल्ली साइंस आपको तैयारी करवा दूं। इसके अलावा जीके भी मैं तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी दे रहा हूं। लेकिन साइंस भी मैं आप लोग को पूर्ण रूप से मैं अपने चैनल में जरूर पूरा करवाऊंगा। और जो भी आपको हमसे शिकायत है, किसी प्रकार क्वेश्चन उठती है, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर जवाब दें। तो पहला जो भौतिक वर्गीकरण मैंने पदार्थ का, वो पहले वीडियो मैंने डाल दिया है। आज मैं रासायनिक वर्गीकरण यानी पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, मैंने बोले थे कि अगले वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाती है। अगर वीडियो मैं एक ही वीडियो में अगर डाल रहा हूं तो लंबा होती है, जिससे आप लोग भी देखने में पसंद ना करते हैं। इसलिए आपकी पसंद नापसंद के अनुसार ही हम भी चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिकी वर्गीकरण में मैंने देखा कि पदार्थ की तीन ही भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसके अलावा भी मैंने बताया कि पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है, वो है प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी पदार्थ की पांचों अवस्था भौतिक रूप से मैंने बताया था। भौतिक किसे कहते हैं, इसकी भी मैंने चर्चा किया था। आज मैं रासायनिक वर्गीकरण अगर पदार्थ को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। यानी मिश्रित पदार्थ और शुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। शुद्ध मतलब होती है क्या, तो आपको पता है कि किसी भी अन्य पदार्थ से मिलकर ना बना हो, वो अपने आप में शुद्ध होती है। शुद्ध मतलब एक प्रकार के हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे जल, वर्षा जल, तो वर्षा जल भी शुद्ध है। क्यों? लेकिन वह पदार्थ है, तत्व नहीं है। क्योंकि शुद्ध पदार्थ में यह नहीं है कि दो को मिलने से ना बनता हो। अब हम जल लेते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब आभूषण जो स्वर्ण जो पहनते हैं, आभूषण स्वर्ण, उसमें भी 22 कैरेट सोना होती है, 2 कैरेट तांबा या चांदी मिलाए जाते हैं। यानी वह भी शुद्ध ही है, लेकिन परसेंटेज हमें मालूम है कितना परसेंट उसमें है। या इसके अलावा हम लोग कांसा का प्रयोग करते हैं, उसमें कितना परसेंट टीना, कितना परसेंट तांबा मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार वह भी शुद्ध है कि जिसमें हमें मालूम है कि कितना परसेंट इसमें है और एक्यूरेट हम इसको निकाल सकते हैं। वो सारे पदार्थ शुद्ध है। मिश्रित मतलब यह होती है कि जिस पदार्थ को मिला देते हैं और हमें यह नहीं पता है कि वो कितने मात्रा में दी जाती है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय में पानी डाले, दूध डाले, चाय पत्तियां डाले, चीनी डाले, उसके बाद उसको हम लोग तैयार करते हैं। तो एक प्रकार का वो क्या हो गया, मिश्रित पदार्थ, यानी मिश्रण हो गया। तो उसी प्रकार मिश्रण मतलब 2, 3, 4 से अधिक मिलने से बना हो, और शुद्ध मतलब 1, 2 या 3 भी हो, तो उसका परसेंटेज, उसको हम एक्यूरेट निकाल सकते हैं, उसको अलग अलग करने की क्षमता हो सकती है, जिसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर?
अब हम बात करेंगे शुद्ध में लेके चलते हैं, शुद्ध पदार्थ। मिश्र पदार्थ को समान विसमान तो हम चलेंगे ही चलेंगे, और मिश्रित को अलग करने के लिए चर्चा भी करेंगे, लेकिन रासायनिक वर्गीकरण में पहला पार्ट में ले शुद्ध पदार्थ को लेकर चलते हैं। शुद्ध पदार्थ में दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। कितने पार्ट में? दो भाग में, तत्व और यौगिक। ठीक है, क्लियर? यह शुद्ध ही पदार्थ है, तत्व है और यौगिक है। तत्व तो आपको पता है कि जिसे हम किसी भी रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा दो से दो अधिक वर्गों में दो से दो अधिक पदार्थों में अलग कर सकते हैं नहीं, और ना ही उसको दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर या तत्वों को मिलाकर बनाया जा सकता। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं है। यौगिक में एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात जिसे हमें मालूम होनी चाहिए, वो दो या दो से अधिक तत्वों से बने जा सकते हैं, और उसे रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में विभक्त भी किया जा सकता है। उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। क्लियर? तत्व का तो यौगिक का दो पार्ट है, यहां देख लीजिएगा, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक किसके? यौगिक का दो पार्ट है। तत्व का भी दो पार्ट है, धात्विक और अधात्विक। तत्व कितने पार्ट है? दो पार्ट, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि तत्व का धात्विक पार्ट को भी मैंने बांट दिया। धात्विक पार्ट जो इसमें लोहे की मात्रा हो उसे हम लोहयुक्त कहते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा ना हो उसे अलोहयुक्त कहते हैं। तत्व के धात्विक का दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोहयुक्त और अलोहयुक्त। लोहयुक्त उसे कहते हैं जिसमें लोहे की मात्रा होती है, जैसे हम उदाहरण में हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं जी, आयरन, या फिर हम लोग टीना, यानी जिसमें लोहे की मात्रा हो उसे लोहयुक्त, धात्विक या धातु तत्व कह सकते हैं। जिसमें लोहे की मात्रा ना हो अलोहयुक्त, तांबा, चांदी, सोना, ये सब क्या? अलोहयुक्त है। ठीक है, तो धात्विक आपका क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे आधात्मिक। आधात्मिक की भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो और जिसमें कार्बन की मात्रा हो वो आधात्मिक के दो भागों में बांटा गया। अब कहते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक आधात्मिक को भी बांटते हैं, और यहां देखिए यौगिक को भी मैंने दो भागों में बांटा है, कार्बनिक और अकार्बनिक में। ठीक है, तो यौगिक का भी कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में होते हैं। इसमें भी धातु अधातु होते हैं, इसमें भी लोह अलोहयुक्त होते हैं। यानी यौगिक में भी हम लोग प्रयोग करते हैं कि तत्व से तो ही यौगिक बनता है। तत्व अपने आप में स्वतंत्र है, शुद्ध है, वह किसी से मिलकर ना बना है और ना ही वो अपने आप में खंडित की हो सकता है। अगर हम उदाहरण में सोने को अगर टुकड़ा करें, कितनों टुकड़ा करें, छोटे छोटे टुकड़ा करें, तो वह भी सोना ही कहलाएगा, शुद्ध होगा, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आभूषण वाला जो सोना होती है, जो यौगिक होती है, जिसमें हम तांबा और चांदी का प्रयोग करते हैं, या 22 कैरेट का हो तो उसे हम 22 कैरेट सोना से निकाल सकते हैं, और 2 कैरेट तांबा और चांदी निकाल सकते हैं, तो वहां हम यौगिक बन जाती है। लेकिन बना किससे? तत्व से ही। तो यह तत्व भी यौगिक ही पार्ट है इसका, और यौगिक में जो कार्बनिक और अकार्बनिक बांटा गया है, इसका भी धात्विक का कार्बनिक और अकार्बनिक बांटा गया। ठीक है, तो यहाँ आप क्लियर देख रहे हैं। मिश्रण मैंने देख लिए हैं, यहाँ समान मिश्रण और विषमान मिश्रण, समान मिश्रण और विषमान मिश्रण, तो यहाँ आपकी क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे शुद्ध पदार्थ में। सबसे पहले हम डिटेल करेंगे तत्व को। अभी तक आपने पढ़े होंगे, मैं पूरा आशा करता हूं कि आपकी जो इसके पीछे की पढ़ाई तत्व होगी, यौगिक होगी, आप जितने पढ़े हैं, मैं उनके साथ वो आपकी बेसिक है और मैं उसको क्लियर करूंगा टोटल, जो अब पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं आशा करता हूं आपसे। और एक भी कंपटीशन में अगर आ जाए तत्व से जुड़े हुए, यौगिक से जुड़े हुए, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले तत्व की चर्चा करते हैं। तत्व है क्या? तो देखिए यहां परिभाषा लिख करके हम समझाएं। तत्व को परिभाषा इसलिए लिखे हैं कि आप स्पष्ट रूप से इसको समझें।
तो तत्व की मैंने परिभाषा दिया। जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वह स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट रखने से क्या होता है, कभी भी आप उसको दोबारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अन्यथा वीडियो तो आपके पास है ही। जब भी अगर समझ में न आए, भूल जाए, पुनः एक बार और देख लिया कीजिए। तो चलिए, तत्व किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। यहां हमने लिखा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, अपने आप में वह शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जाता है। यहां देख लीजिए, भैया एक बात रखने वाली है, आप ठेठ भाषा में भी आप बात रखिए, जरूरी नहीं कि परिभाषा हम लिखे उसी को कंफर्म याद करना। अगर ये परिभाषा के प्रॉब्लम में रहिएगा, लिखा हुआ चीजों पर आप याद कीजिएगा तो काफी समय लगेगी, याद करने में परेशानी होगी। इससे बेटर होगा कि आप अपने अनुसार इसको ढालने की कोशिश करें। तो ढालना क्या है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक, किसी भी भौतिक या रासायनिक, किसी भी रासायनिक या भौतिक, यानी आगे पीछे कुछ भी हो, किसी भी रासायनिक या भौतिक विधियों से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। ना विभाजित किया जा सकता है और ना बनाया जा सकता। इसलिए एक शब्द में आप याद रखिएगा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। आप शुद्ध पदार्थ ना भी बोलिएगा तो चलेगा, तत्व वह पदार्थ है जो रासायनिक और भौतिक विधि द्वारा ना दो या दो से मिलकर बनाया जा सकता है और ना ही दो या दो के अधिक सरल पदार्थों से अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ना इस तत्व को अलग कर सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों में, और ना ही दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलाकर बनाया जा सकता है, चाहे इसमें हम लोग कितनों ने प्रयोग कर ले, चाहे भौतिक अवस्था में या रासायनिक अवस्था में। समझ गए इस बात को कि किसी भी अवस्था में हम लोग इसका प्रयोग कर ले। अब बात है कि उदाहरण में देखिए, उदाहरण में जैसे हमने लिखे कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सभी तत्व है, ठीक है ना। लेकिन तत्व एक और चीज है कि तत्व तीनों अवस्था में पाया जाता है सर। ये नहीं है कि तत्व सिर्फ ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा, धातु होगा, अधातु होगा, गैसीय होगी, या जिस अवस्था में, तत्व हर अवस्था में पाई जाती है। हम आप लोग को आज क्लियर करेंगे तत्व किन किन अवस्थाओं में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, तत्व तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो है क्या, ठोस भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी। मैं उदाहरण सही बताऊंगा कि ठोस में कैसे है, द्रव में कैसे और गैस में कैसे है। तो याद रखिएगा, तो ठोस में तो आप समझ लीजिए धातु हो, अधातु हो, ये सभी जो है ठोस में ही गिनती होगी। कुछ पदार्थ धातु भी द्रव अवस्था में होती है, जैसे पारा आप लेते हैं, पारा क्या है, धातु है क्या, द्रव है, ठीक है। तो आप द्रव भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस है और है क्या, तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है क्या, तत्व है। ठोस में आप लोग पता है सोना, चांदी, लोहा, तांबा जो भी आप कर सकते हैं वो ठोस में भी आता। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में तत्व पाए जाते हैं। क्लियर। अब बात है कि तत्व इसके अलावा भी धातु, अधातु, कार्बनिक, अकार्बनिक अवस्था में भी पाया जाता है। यानी धातु भी होते हैं तत्व, अधातु भी होते हैं, कार्बनिक रूप में भी होते हैं, अकार्बनिक रूप में भी होते हैं। इस सबों में भी तत्व पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कार्बनिक रूप में शुद्ध रूप कहते हैं हीरा भी तो तत्व है, वो जो शुद्ध रूप है। ग्रेफाइट भी तो तत्व है, वह भी कार्बनिक रूप में है। लेकिन अकार्बनिक में कार्बन की मात्रा ना हो, सोना चांदी में हम लोग कार्बन की मात्रा कहाँ होती है। तो ठोस, द्रव और गैस के अलावा धातु, अधातु, कार्बनिक, अकार्बनिक रूप में भी तत्व पाया जाता है, ठीक है। अब हम उदाहरण में कह सकते हैं कि ठोस और धातु के रूप में लोहा, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि, टीना, जो भी आप कह सकते हैं इत्यादि, ये सभी ठोस और धातु के रूप में पाया जाता है। क्या है ये, तत्व ही है। इसके अलावा हम देखिए द्रव और धातु भी लिख दिए हैं, जो से पारा, द्रव और धातु के रूप में भी पारा पाया जाता है। अब बात करते हैं गैस के रूप में। गैस के रूप में ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि जितने भी है वो गैस के रूप में पाए जाते हैं, वो भी क्या है, तत्व है। अधातु के रूप में अगर हम बात करेंगे तो सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस, क्लोरीन इत्यादि, इसके अलावा इत्यादि, वह भी अधातु के रूप में तत्व ही होता है। तो आपको हम आशा करता हूं कि धातु, अधातु, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में ढूंढने में तत्व को प्रॉब्लम नहीं होता। एग्जाम में अगर ऑप्शन डाल दे कि इनमें से कौन सा तत्व है, कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, तो ये आपको समझ में आता होगा कि धातु ग्रुप में ये भी तत्व है, सिलिकॉन हो गया, गंधक हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी क्या धातु है ग्रुप में इत्यादि। इसके अलावा भी रहती जो कि मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को अधातु और धातु चैप्टर में। अधातु और धातु के गुण भी पढ़ाऊंगा, अधातु और धातु के आप तक खोजे गए तत्वों की बात भी करूंगा। मेंडलीव के आप आवर्त सारणी जरूर पढ़े होंगे, आप 10 में भी पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, 11, 12 में पढ़े होंगे आवर्त सारणी मेंडलीव का। उसमें आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या 18 बताई है। कितनी? 18, लगभग में 18 बताई गई है। आवर्त सारणी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें तत्वों की संख्या, धातु तत्वों की संख्या, अधातु याद रखना होगा, ठीक है ना। और मेंडलीव के ही आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या, जो तत्व हो धातुओं की संख्या, उसे 80 से अधिक बताया गया है, 80 से अधिक बताया गया। तो याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनती है आप लोग को। मेंडलीव के तत्वों में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या कितनी? 18 और धातु 80 प्लस बताई गई है, ठीक है ना। हम इसमें थोड़ा सा और कुछ लिख दिए हैं। इसमें लिखे हैं कि अधातु और गैसीय अवस्था में पाया जाता है, धातु भी और गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन इत्यादि ये सभी है, अधातु भी और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ये सभी क्या है? तत्व है, ये भी तत्व ही है। अब हम बात करते हैं कि तत्व की चर्चा कर रहे हैं। अब तत्व मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में तत्व कितनी होती है और कौन कौन सी होती है, उतनी कितनी प्रतिशत होती है, ये भी हम देखेंगे। और पृथ्वी पर तत्वों की संख्या भी देखेंगे, कौन कौन सी होती है, कितने परसेंट होती है। तो कुछ तत्वों की हम चर्चा हम कर रहे हैं, उसके बाद हम यौगिक की चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम देखेंगे। हाँ तो जी देखेंगे हम लोग, हमने बताया कि मानव शरीर में जो प्रमुख रूप से तत्व पाए जाते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। हम औसत मात्रा देखे हैं जो समान रूप से मनुष्य में तत्व होते हैं। तो कुछ तत्वों के नाम भी लिखे हैं, उसका परसेंटेज भी लिखे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सबसे अधिक शरीर में, मनुष्य के शरीर में तत्व पाया जाता है सबसे अधिक, वो कौन, सबसे कम वो कौन। एग्जाम में हमेशा पूछता है, यहाँ एक क्वेश्चन इससे बनता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सी पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक तत्व में से कभी गैस सबसे अधिक कौन सी होती है, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। आपसे कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में भी बहुत सारे ऐसे तत्व है जो महत्वपूर्ण है और वो शरीर में कार्य करने के लिए सक्षम है। इनमें से किन्हीं तत्व की मात्रा अधिक और कम होती है, तभी हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और हर प्रकार की समस्या आती है, जिसमें हम लोग बीमारी का कारण भी बनते चले जाते हैं। तो इसकी मात्रा हम लोग देखेंगे और इसको याद भी करेंगे। तत्व एक तरह प्रतिशत, ये मानव के शरीर की बात कर रहे हैं, मनुष्य के शरीर के जो समान रूप से स्वच्छ और व्यस्त मनुष्य के शरीर की चर्चा कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन 65% होती है, समान मनुष्य में सबसे अधिक तत्व की मात्रा ऑक्सीजन होती है जो गैसीय अवस्था में होती है, और 65% होती है। याद रखिएगा। शरीर में कार्बन दूसरा स्थान है, कार्बन की मात्रा 18% होती है। मनुष्य के शरीर में
दूसरा सबसे अधिक तत्व होता है वो कार्बन, उसकी मात्रा 18%। तीसरा हाइड्रोजन, मनुष्य के शरीर में तीसरी सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है हाइड्रोजन, उसकी मात्रा 10%। ठीक है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन। 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन। क्लियर? तीन आगे आइए। चौथी मात्रा जो होती है शरीर में वो है नाइट्रोजन की, और वो 3% पाई जाती है। शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है, जो चौथा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। पांचवा जो है कैल्शियम होती है। कैल्शियम जो 2% मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। कैल्शियम कितना परसेंट? 2%, जो पांचवा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, याद क्या? फास्फोरस 1। मानव के शरीर में फास्फोरस की मात्रा 1% होती है। वही पोटेशियम की मात्रा 0.35 होती है। फास्फोरस की 1, पोटेशियम के 0.35, कैल्शियम का 2, नाइट्रोजन का 3। ठीक है, नाइट्रोजन का 3, कैल्शियम का 2, फास्फोरस का 1, पोटेशियम का 0.35 होता है। ठीक है, और सल्फर का 0.25, ये सल्फर का होता है। शरीर में सल्फर की मात्रा 0.25। याद करना होगा आपको। अगर याद नहीं करते हैं तो फिर वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, और हमारे भी मेहनत जस के जस रहेगा। इसलिए मेहनत मेरा तभी बरकरार रहेगा जब आप लोग इसको याद भी करना होगा। और वीडियो में अगर लगा कि सर मेहनत किए हैं तो थोड़ा सा भी मेरे लिए कुछ कर दीजिए। बस अंगूठा दाब दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगता हो, काफ़ी अच्छा लगता हो तो शेयर कर दीजिए। नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिए, ये तो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये सल्फर की मात्रा 0.25 होती है। अगला है सोडियम। सोडियम की मात्रा 0.15 होती है, 0.15, जबकि क्लोरीन की मात्रा 0.15 होती है। क्लोरीन की मात्रा लास्ट हम कर रहे हैं। मैग्नीशियम की मात्रा काफी कम 0.05 होती है, लेकिन मैग्नीशियम भी पाया जाता है। देख लीजिए कितना खतरनाक जो रासायनिक तत्व होती है हमारे शरीर में होती है। इन तत्वों से शरीर में विषैले पदार्थ को तैयार करना, अन्य प्रकार के दवाइयां तैयार करना, शरीर में इम्यूनिटी तैयार करना, ये सभी में कैपेसिटी है। ठीक है, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15, देखिए यहाँ 15 दोनों बराबर है, सोडियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम 0.05, थोड़ा सा में देखिए लोहा 0.004%, लोहा का भी होती है शरीर में 0.004%, और बाकी हम अंत में जो बचा हुआ है 0.046, या 100 तत्वों में 100% तत्वों में से ये सारे मैंने उठा कर ले लिया है। ठीक है ना, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट इसको जरूर रखें। मेरा आग्रह है कि आप स्क्रीनशॉट रखें। थोड़ा सा ये लॉकडाउन में आप थोड़ा मेहनत तो करें। हम आपके लिए, आप लोग कहते थे सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, काफ़ी वीडियो डाल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के डाल रहे हैं, इकोनॉमिक्स के डाल रहे हैं, साइंस दिया जाए। हम साइंस आपको दे रहे हैं, और केमिस्ट्री मैं 2-4-10 वीडियो डालने के बाद फिर मैं बायोलॉजी भी आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बायोलॉजी भी मैं शुरू करवाऊंगा। तो चलिए, ये तो मानव शरीर में तत्वों की बात हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर, भूमि में। भूमि के अंदर भी तत्व पाया जाता है, और वह कौन कौन सा है, कितना % है, मैं उसकी चर्चा करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट आराम से रख सकते हैं, और इसको कभी भी आपको याद करने में सुविधा हो सकती है। नेक्स्ट आइएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा, तत्व और प्रतिशत। चलिए, ये भूमि में है, थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं। ये मानव का था, ये पृथ्वी के अंदर भूमि में है।
यहाँ भी ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 46.60%। 46.60%। अब कह सकते हैं सर ऑक्सीजन तो हम लोग पढ़े हैं बच्चा में कि पृथ्वी पर 20% पाई जाती है लगभग ऑक्सीजन, बाकी 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.0 कुछ पाई जाती है, ये 20.78 समथिंग होती है, 71-78 होती है, ये लगभग 21%, कहीं कहीं 21% आप लोग देखते हैं कि वायुमंडल में पाई जाती है, पृथ्वी पर नहीं होते। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 0.003% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, 21% और 20% के लगभग में 20-21% के लगभग में जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। लेकिन पृथ्वी के सतह की हम बात कर रहे हैं और सतह के नीचे की बात कर रहे हैं, लेकिन सतह पर ऑक्सीजन पाई जाती है इतना परसेंट होती है, याद रखिएगा 46.60% पाई जाती है। तो ये ऑक्सीजन क्लियर आपका, ये पृथ्वी के सतह पर अधिक घनत्व होती है ऑक्सीजन का, जिससे मानव को लेने में आसानी होती है। वही हम पहाड़ों पे चल जाते हैं, अधिक ऊंचाइयों के ऊपर चल जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होता जाता है, विरल होता जाता है, और जिसको हमको नंगी सांस से, श्वास नली से लेना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिसके एक्सपीरियंस नहीं है, पर्वतारोही नहीं है, जो पर्वत पर चढ़ने में काफ़ी मतलब दिनों से या काफ़ी समय से या कभी चढ़ा ही नहीं है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन इतना परसेंट कहाँ, पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, लेकिन शरीर में कितना, तो 62% है ना। अब बात करेंगे सिलिकॉन, दूसरा पाया जाने वाला पृथ्वी में सिलिकॉन है 27.72%। ये सिलिकॉन की मात्रा है। एल्युमिनियम की मात्रा 8.13%। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 17.72%, एल्युमिनियम 8.13%। ठीक है। लोहा 5%, 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%, सोडियम 2.83%, कैल्शियम 3.6%, लोहा 5%। ठीक है। पोटेशियम 2.59%, ये पोटेशियम की मात्रा है। देखो नीचे आ रहे हम लोग घटते आ रहे हैं। मैग्नीशियम पृथ्वी पर 2.09%, जबकि मानव शरीर में 0.005%। यही था ना, यही था ना मैग्नीशियम 0.05%, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम की मात्रा 2.09%। टिटेनियम की मात्रा पृथ्वी पर होती है 0.44% और हाइड्रोजन की मात्रा होती है 0.14%। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रमुख 10 तत्व है। इसमें भी हम लोग औसत शोध निकाल सकते हैं एक्यूरेट करके, इतने पृथ्वी के अंदर पाई जाती है और इतने शरीर के अंदर पाई जाती है। ये सारे क्या है, तत्व है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप दोनों को एक साथ लेकर के रख सकते हैं, आपको सुविधा होगी, लेकिन याद भी करना होगा। अगर प्रॉब्लम एक बार होती है वीडियो में, दोबारा फिर आप देखें। ऐसे मैं रिकॉल कर देता हूं पुनः। ऑक्सीजन 46.60 और सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टिटेनियम 0.44% और हाइड्रोजन 0.14%। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा, और जिससे आपकी केमिस्ट्री पकड़ शुरुआत से हो रही है
और इसके बाद मैं डालूंगा यौगिक, क्योंकि ये वीडियो मेरा लंबा अगर बढ़ता है, मैं फिर यौगिक इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसी वीडियो में दूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा खींचा जाएगा। इसलिए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो मैं यौगिक कर दूंगा। तो मैं ये वीडियो लगातार शुरू से डाल रहा हूँ, जिनको भी प्रॉब्लम है आप प्ले लिस्ट में जाकर के शुरू से केमिस्ट्री पढ़ ले, ठीक है ना। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर मैं केमिस्ट्री को क्लियर करूंगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।